हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी जुगाड़। ऐसी ही फिल्मी अपडेट्स जानने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी 2025 को रिलीज होने वाली मूवी छावा की स्टोरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है औरंगजेब के दरबार से, जहां एक खबरी शिवाजी की मौत की खबर लेकर आता है, जिसे सुनकर औरंगजेब के सभी दरबारी और मंत्री बहुत खुश हो जाते हैं। मगर औरंगजेब कहता है कि कान तरस गए, मगर आज भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ? या अल्लाह, तुझसे नाराजगी उम्र भर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। और फिर कहता है कि जश्न मनाओ, फकीरों को अमीर बनाओ, मराठा साम्राज्य के अंत की खुशियां मनाओ। यह सुनकर उसके सभी दरबारी खुशी से झूम उठते हैं और आमीन आमीन चिल्लाते हुए नाचने लगते हैं। वहीं फिल्म में दूसरी ओर बुरहानपुर के किले में सोने से भरे ताबूत शाही खजाने को भरने ते नजर आते हैं, जहां का सीपे सालार खान जबान है। उससे एक गुलाम आकर कहता है कि जनाब, हिंदुओं से वसूला गया जजिया तेजी से मुगल सल्तनत के खजाने को भर रहा है और शिवाजी के इंतकाल के बाद लोग हमें अपनी दौलत अपने जान के सदके में देने लगे हैं। यह सुनकर खान जबान कहता है कि इसीलिए तो मालिश करवा रहे हैं। काकड़ मियाँ, बैठे बैठे हड्डियों में जंग लग रहा है। कम वक्त ना कोई जंग हो रही है, ना ही कहीं लूट मार हो रही है। तभी मालिश करने वाला कहता है कि खुदा आपके ताकतवर जिस्म को महफूज रखे। हुजूर, बुरहानपुर सोने की खान है। हुजूर, मुगलिया सल्तनत की जान है। ना जाने इसे कब जरूरत पड़ जाए, किसी की बुरी नजर से बचाने को। यह सुनकर खान जबान कहता है कि कौन करेगा हमला। राजपूत अपने शानदार राजपूताना की हिफाजत में मशरूफ रहते हैं और मराठे अनाथ हो चुके हैं। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि उन्हें भूकंप के आने जैसी महसूस होता है। उसके आसपास की चीजें हिलने डुलने लगती हैं। तभी किले के ऊपर खड़ा एक सिपाही चिल्लाता है कि जनाब, आक्रमण हुआ है। मराठा फौज हमारे किले को चारों तरफ से घेर रही है। यह सुनकर सभी लोग चौकन्ना होकर अपने अपने हथियार लेकर मराठा सैनिकों से युद्ध करने चले जाते हैं। काफी समय युद्ध
होने के बाद शंभू राजे को खान जवाब दिखाई देता है, जिससे युद्ध करने के लिए वह किले के ऊपरी हिस्से में जा पहुंचते हैं, जहां जाने पर वे एक खुफिया जगह जा गिरते हैं और तभी थोड़ी देर बाद एक शेर जो वहां पहले से ही कैद था उनके ऊपर हमला करता है, जिससे लड़ते लड़ते शंभू जी महाराज उस शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ देते हैं और उस सुरंग से बाहर आ जाते हैं और खान जनाब को उठाकर पटक देते हैं और कहते हैं कि कह देना औरंग से कि सिंह नहीं रहा, मगर उसका बच्चा छावा अभी भी जंगल में खुला घूम रहा है। और इसके बाद मराठा सेना बुरहानपुर को ध्वस्त करते हुए आग लगा देती है और वहां का सारा शाही खजाना लूट लेती है। युद्ध जीतने के बाद संभाजी महाराज अपनी राजधानी रायगढ़ लौट जाते हैं, जहां पर उनकी पत्नी श्री सखी उनकी आरती करती हैं और उसके बाद वहां जश्न का माहौल हो जाता है, जहां सभी लोग बहुत खुश नजर आते हैं। संभाजी की जीत से सिर्फ उनकी सौतेली माँ और उनके सावंतों को छोड़कर वहां सभी खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी सौतेली माँ अपने बेटे राम राजे को छत्रपति बनाना चाहती हैं, जो कि संभाजी महाराज के जीते जी नहीं हो सकता। इसलिए वे उन्हें मारकर के अपने पुत्र राम राजे को छत्रपति बनाना चाहती हैं और इसके लिए वह कई असफल प्रयास कर चुकी हैं। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि संभाजी महाराज अपने खास मित्र और सगे संबंधियों के बीच बैठकर भोजन कर रहे हैं और तभी उनकी पत्नी के भाई यानी कि उनके साले कान्हू जी और गानू जी कहते हैं कि यदि आप हमें गिरकंड के प्रशासन का संपूर्ण अधिकार हमें सौंप दें तो हम हमारे वतन की वतनदारी पूरी तरीके से कर सकते हैं। हमारे हाथों में रहेगी तो उसकी भलाई के लिए हम स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं। बार बार आपको कष्ट देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी महाराज। यह सुनकर संभाजी महाराज कहते हैं कि गनोजी सिर्फ गिरकांड नहीं पूरे दक्कन की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। आपको यह सुनकर कान्हो जी कहता है कि महाराज आप ठीक कह रहे हैं, परंतु बड़े महाराज ने हमारे बाबा को गिरकांड की वतनदारी देने का वचन दिया था। यह सुनकर श्री सखी बोलती है कि आबा साहेब तो खुद वतनदारी के विरुद्ध थे, उल्टा वो तो हमेशा कहते थे कि अगर सभी को विशेष सुविधाएं दे दी
तो सब अपने अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे और हमारी आंखों के सामने हमारे लोगों के हाथों स्वराज टूटकर बिखर जाएगा। कहना तो दूर आबा साहेब ऐसा सोच भी नहीं सकते। दादा यह सुनकर गनोजी कहते हैं कि या तो हमारे बाबा झूठे थे या बड़े महाराज। इतना सुनकर संभाजी महाराज चिल्लाते हैं गानोजी और यह सीन यही खत्म होता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि संभाजी महाराज के दरबार का एक दरबारी उनकी सौतेली माँ से यह कहता नजर आता है कि संभाजी अब छत्रपति बन गया है, तो फिर उनके बेटे रामराजे अब कैसे छत्रपति बन पाएंगे। जिसे सुनकर राजमाता बोलती हैं कि दुख पालने से मन में घबराहट पैदा होती है। अन्ना जी घबराहट व्याकुलता को जन्म देती है और व्याकुलता के उत्पन्न होने से इंसान चिंता में रहता है। चिंता उसकी नींद खा जाती है और साथ ही मर जाते हैं सारे सपने। बड़े महाराज के देहांत के बाद हमने जब भी शंभू को कैद करना चाहा, हमारी हर कोशिश नाकामयाब रही। हम्बीराव ने हमारा साथ न देकर हमेशा शंभू का साथ दिया। हम्बीराव शंभू के सौतेले मामा और राजमाता के भाई हैं, तो इसलिए जब भी राजनीतिक सपने पूरे करने हों तो अपनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में गैर बहुत काम आते हैं। इतना सुनकर उनका एक सामंत बोलता है, क्षमा राजमाता, पर जब वे सिर्फ युवराज थे, राजगद्दी से दूर थे, तब भी आपके सारे प्रयास असफल रहे। अब तो वो छत्रपति हैं, मराठों के राजा हैं। इस बार अगर कोई चूक हुई तो अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर राजमाता बोलती हैं कि जब राजा ही नहीं रहेगा तो सजा सुनाएगा कौन। अन्ना जी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन का आखिरी अध्याय लिखना शुरू करें। इतना सुनने के बाद अन्ना जी अपने कुछ और सामंतों से सलाह मशवरा करके संभाजी को मारने के षड्यंत्र बनाकर औरंग को एक संदेश लिखवाते हैं और रात के अंधकार में एक घुड़सवार से वह संदेश औरंग के दरबार तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, किंतु वह संदेश औरंग के हाथ में न लगकर उसके बागी बेटे मिर्जा अकबर के हाथ लग जाता है। इसके बाद एक दिन मराठा दरबार में एक दूत आता है जो यह सूचना देता है कि मिर्जा अकबर उनसे मिलना चाहते हैं। इतना ही कहकर दूत वहां से चला जाता है। मराठा दरबार के मंत्री और सामंत विचार करते हैं
कि मिर्जा अकबर महाराज से क्यों मिलना चाहता है। इतने में एक मंत्री कहता है कि शायद जिस प्रकार उसका पिता औरंग अपने पिता शाहजहां को कैद कर खुद बादशाह बन बैठा है, शायद उसी की तरह मिर्जा अकबर भी चाहता हो। संदेश के अनुसार संभाजी महाराज को मिर्जा अकबर से मिलने अकेले जाना होगा, मगर उनके दरबारी उन्हें यह सलाह देते हैं कि महाराज का वहां अकेले जाना उचित नहीं होगा। यह सब सुनकर संभाजी महाराज बोलते हैं कि वे जाएंगे और अकेले ही जाएंगे। इसके बाद संभाजी महाराज मिर्जा अकबर से मिलने पहुंचते हैं, जहां मिर्जा अकबर उन्हें अपने ही पिता को मारने का षड्यंत्र संभाजी को बताता है, जिसे सुनकर संभाजी कहते हैं कि वे किसी गद्दार का साथ नहीं देंगे। औरंग की हुकूमत समाप्त करना हमारा सपना अवश्य है, मगर हम उसे वीरता से समाप्त करना चाहते हैं, किसी षड्यंत्र से नहीं। वे किसी भी परिस्थिति में गद्दार मिर्जा का साथ नहीं देंगे। इतना सब सुनकर मिर्जा अकबर कहता है कि गद्दार किस परिवार में नहीं है, गद्दार तो आपके परिवार में भी हैं। यह सुनकर संभाजी महाराज बहुत क्रोधित होकर बोलते हैं कि अपनी बात को सिद्ध करो, वरना हमारी सरजमी से चले जाओ। इतना सुनकर मिर्जा अकबर ने उनके सामने उनकी सौतेली माता के द्वारा भेजा हुआ पत्र उनके सामने रख दिया। यह देखने के बाद संभाजी महाराज कहते हैं कि वे उनका इस षड्यंत्र में साथ तो नहीं देंगे, मगर आप जब तक हमारी सरजमी पर रहना चाहें रह सकते हैं। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि संभाजी महाराज उन सभी गद्दार मंत्रियों और सावंतों को हाथी के तले कुचलवा देते हैं, मगर वे अपनी सौतेली माता से कुछ नहीं कहते। वहीं दूसरी ओर औरंग को यह पता चल चुका होता है कि संभाजी बुरहानपुर का शाही खजाना लूट कर ले गया है और अब उसका बागी बेटा मिर्जा अकबर भी उसकी सरजमी पर जा पहुंचा है। इतना सब सुनकर औरंग दक्कन की जमीन पर हमला करने का फैसला लेता है और दिल्ली से 8 लाख की सेना लेकर चल पड़ता है। औरंग बुरहानपुर को क्षतिग्रस्त देखकर बहुत दुखी होता है तथा खान जनाब उसे युद्ध की पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनकर औरंग खान जनाब का गला काट देता
है। अब औरंग बुरहानपुर में बैठकर दक्कन पर हमला करने की रणनीति बनाता है कि उसकी सेना कहां-कहां से किन-किन रास्तों से होकर गुजरेगी, कि उसी समय एक गुप्तचर आकर यह बताता है कि उनका बेटा मिर्जा अकबर अब मराठाओं के साथ मिल गया है और मराठाओं ने उसे संरक्षण दे रखा है। इतना सुनकर औरंग बोलता है कि मैंने अपने पूरे खानदान की लाश पर कदम रखकर यह ताज पहना था और अब यह ताज मैं मराठा साम्राज्य को खत्म करके ही पहनूंगा। इसके बाद वह अपनी सेना को कूच करने का आदेश देता है और यहाँ दूसरी ओर संभाजी महाराज की सेना भी युद्ध के लिए तैयार थी, किंतु संभाजी महाराज के पास केवल 25,000 की ही सेना थी। मात्र इसीलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे औरंग की सेना को घने जंगलों के बीच ही मारकर गायब हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि औरंग की सेना 8 हिस्सों में दक्कन की ओर आ रही थी और जंगल के रास्तों से ठीक तरीके से परिचित भी नहीं थी। इसका लाभ मराठा सेना को मिल सकता है। वे एक एक करके औरंग की 4 लाख की फौज को खत्म कर देते हैं, जिससे बादशाह औरंग और क्रोधित होते हैं और सोचते हैं कि अब की बार सेना टुकड़ियों में नहीं एक साथ जाएगी तथा ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश करो जो कि संभाजी का शत्रु हो। सेना कूच करती है और कुछ दिनों में ही संभाजी महाराज को यह ज्ञात हो जाता है कि अब सेना इकट्ठी आ रही है, जिसे जानने के बाद वे सभी सावंतों को इकट्ठा करने के लिए संगमेश्वर में एक सभा बुलाते हैं और सभी मराठा सावंतों को बुलावा भेजते हैं। सभी मराठा सावंत संगमेश्वर में इकट्ठा होकर औरंग की सेना को भ्रमित करने का षड्यंत्र बनाते हैं। युद्ध करने की योजना बनाते हुए वे यह हवा उड़ाने की प्रयास करते हैं कि संभाजी 25,000 की सेना लेकर आक्रमण करने पुणे से उनकी ओर आ रहे हैं। वहीं वे सब दूसरी ओर संगमेश्वर से औरंग के ऊपर हमला करेंगे, मगर संभाजी के साले कान्होजी और गानोजी संभाजी महाराज की यह योजना मुगल बादशाह औरंगजेब को बता देते हैं और बदले में कोंकण का हिस्सा मांगते हैं। वह बताता है कि संभाजी महाराज
इस समय संगमेश्वर में हैं और उनकी सेना भी उनके साथ नहीं है। वे मात्र 150 सैनिक के साथ वहां हैं। इतना सुनकर औरंग 5000 की सेना के साथ रात में संगमेश्वर में आक्रमण कर देता है, जहां संभाजी महाराज के 150 वीर सैनिक युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर संभाजी अकेले ही युद्ध लड़ रहे थे कि जब तक वह पूरी तरह से लहूलुहान नहीं हो जाते। उन्हें कई कई सैनिक मिलकर मारते हैं और अंत में बंदी बना लेते हैं और औरंग के दरबार में पेश करते हैं। संभाजी महाराज के साथ उनके राज कवि को भी मुगल सैनिक बंदी बनाकर ले आते हैं। औरंगजेब उन्हें गौर से देखता है और कहता है कि 9 साल से हर रोज अपनी नमाज में हम इससे दीदार की दुआ मांगते थे। यह सुनकर संभाजी महाराज बोलते हैं कि चादो का मत्य रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, मगर शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। यह सुनकर चंदो का मात्य एक कविता सुनाता है जो कि इस प्रकार है। हाथी घोड़े तोप तलवार फौज तो तेरी सारी है, मगर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। यह सुनकर औरंग और भड़क जाता है और कहता है कि मजा नहीं आया। हम तुम्हारी रूह को शरीर से निकालने से पहले यह जानना चाहते हैं कि क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो। अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? यह सुनकर संभाजी महाराज बोलते हैं कि मेरा स्वराज सह्याद्री के पहाड़ों पर, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जलना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, जय भवानी के चरणों में, लाखों मराठाओं के सीने में, हर एक मराठाओं के नस नस में स्वराज है। तू जिस स्वराज को मिटाने चला है औरंग, वो कोई सल्तनत नहीं, जबकि वह शिवाजी महाराज की सोच है। यह सब सुनकर औरंग आग बबूला हो उठता है और कहता है कि हम इसकी चीखें सुनना चाहते हैं। इतना कहकर औरंग वहां से चला जाता है और अब मुगल सैनिक संभाजी महाराज के बगल में ही खड़े हुए उसके राजकवि चंदो का मात्य को उनसे दूर कर देते हैं।
और उनसे दूर करके उसे मृत्यु दंड देते हैं। तत्पश्चात दूसरे दिन मुगल सैनिक उनके घावों पर नमक लगाते हैं, मगर वे उफ तक नहीं करते। फिर इसके बाद तीसरे दिन उनके हाथों के नाखून खींच लिए जाते हैं। वे फिर भी कुछ नहीं बोलते तथा इसके बाद चौथे दिन उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं। अब औरंग इतना सब होने के बाद हैरान होकर संभाजी के पास जाकर कहता है कि तुम हमारी तरफ आ जाओ और इस्लाम कबूल कर लो, अपना धर्म बदल लो, हम तुम्हारी जिंदगी संवार देंगे। मगर संभाजी महाराज उसे जवाब देते हैं कि वो मराठाओं की तरफ आ जाए और उसे अपना धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। यह सुनकर औरंग और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उनकी जीभ खिंचवा लेता है। अब छठे दिन जाकर कहीं संभाजी महाराज का देहांत होता है, मगर यह देखकर औरंग हैरान होकर कहता है कि काश उसकी एक भी औलाद संभाजी जैसी होती तो वह पूरी दुनिया जीत लेता। वहीं यह खबर रायगढ़ तक पहुंचती है कि संभाजी महाराज का देहांत हो गया है, जिसके पश्चात उनकी पत्नी श्री सखी रामराजे का राज्याभिषेक करती हैं और नए छत्रपति के रूप में रामराजे संदेश भेजते हैं, जिस संदेश में औरंगजेब को आगाह किया गया था कि अब नए छत्रपति रामराजे रायगढ़ की भूमि और राज्य को संभालेंगे। यह सब देखने के बाद औरंग अपने पूरे जीवन भर पछताता रहा और यह सोचता रहा कि किस मराठा वीर से उसका पाला पड़ा था। आपको छावा मूवी की यह कहानी कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट कर के जरूर बताएं। छावा 2025 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है, जो मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जिसका किरदार विक्की कौशल ने निभाया है। शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण है। यह लक्ष्मण उतेरकर द्वारा निर्देशित और मैड डॉग फिल्म्स के तहत दिनेश विजॉन द्वारा निर्मित है। कलाकारों में रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा और अन्य सभी शामिल हैं। यह फिल्म का बजट 140 करोड़ है और
इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तक 780 करोड़ के आसपास है। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। प्री प्रोडक्शन अप्रैल 2023 में शुरू हुआ। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 में शुरू होकर और मई 2024 में समाप्त हुआ। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित किया गया था, जबकि गीत इरशाद कामिल और क्षितिज पटवर्धन द्वारा लिखे गए थे। छावा 14 फरवरी 2025 को मानक और IMAX प्रारूप में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसकी ऐतिहासिक अशुद्धियों के लिए विवाद हुआ। व्यावसायिक रूप से इसने 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी भाषा की फिल्म का दर्जा हासिल किया है। यह अब तक की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में और अब तक की 13वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों के रूप में भी शुमार है। इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में विक्की कौशल नजर आएंगे। येशुबाई भोसले उर्फ श्री सखी के रूप में रश्मिका मंदाना, औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना, जीनत उन निशा बेगम जिन्होंने औरंगजेब की बेटी का किरदार निभाया है, उसके रूप में डायना पेंटी नजर आएंगी। हम्बीर राव मोहते जो कि संभाजी महाराज के सौतेले मामा हैं, उनके किरदार में आशुतोष राणा नजर आएंगे। छत्रपति रामराजा महाराज जो संभाजी महाराज के सौतेले भाई हैं, उनका किरदार निभाया है वरुण बुद्धदेव ने। अब बात की जाए फिल्म की संगीत की, तो फिल्म का संगीत AR रहमान ने तैयार किया है, जबकि गीत इरशाद कामिल और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे हैं। जाने तू शीर्षक वाला पहला संगीत 31 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था। आया रे तूफान दूसरा संगीत 6 फरवरी 2025 को रिलीज किया गया था। एल्बम लॉन्च कार्यक्रम 13 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। फिल्म का टीजर स्त्री 2 के प्रीव्यू शो से पहले दिखाया गया था और बाद में रक्षा बंधन के अवसर पर 19 अगस्त 2024 को सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 22 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था। शुरुआत में 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली इस फिल्म को बाद में 14 फरवरी 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। यह फिल्म रूस में
एक साथ रिलीज हुई थी। फिल्म को मध्य प्रदेश और गोवा में टैक्स फ्री घोषित किया गया। फिल्म का तेलुगु भाषा में डब वर्जन 7 मार्च 2025 को रिलीज किया गया। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए हैं। यह शुक्रवार 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को भारत में पैन मरुधर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था। तेलुगु संस्करण को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गीत आर्ट्स द्वारा वितरित किया गया था। अब इसकी बात की जाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 27 मार्च 2025 तक छावा ने घरेलू स्तर पर 690 करोड़ और विदेशों में 88 करोड़ की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में 780 करोड़ के लगभग की कमाई हुई। छावा का शुरुआती दिन मजबूत रहा, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में, जिसने भारत में 33 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताह में दुनिया भर में 157 करोड़ एकत्र किए, जिससे यह लक्ष्य मण का छुपी को पीछे छोड़ दिया, जिसने 128.6 करोड़ कमाए। इसने अमेरिका में अपने शुरुआती सप्ताहांत में मिलियन 2.2 की कमाई की। 19 फरवरी 2025 को फिल्म ने 33 करोड़ कमाए और 200 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली 9वीं सबसे तेज हिंदी फिल्म बन गई और पहले बुधवार को सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड भी बनाया। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने भारत में 225 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 310 करोड़ कमाए। दूसरे शनिवार तक इसने 44 करोड़ कमाए। फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में घरेलू बाजार में 300 करोड़ क्लब में प्रवेश किया और वैश्विक स्तर पर 400 करोड़ को पार कर लिया। अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म ने 180 करोड़ का कलेक्शन किया। 1 मार्च 2025 को फिल्म ने घरेलू बाजार में 400 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 84 करोड़ और चौथे हफ्ते में 55 करोड़ कमाई। फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में भारत में 500 करोड़ क्लब में प्रवेश किया और 25 दिनों में दुनिया भर में 700 करोड़ हासिल किए। तेलुगु संस्करण 2.5 करोड़ के साथ खुला। 11 मार्च 2025 को फिल्म का कलेक्शन 516 करोड़ तक पहुंच गया, जिससे यह छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने बाहुबली 2 द कंक्लूजन द्वारा हासिल किए गए हिंदी कुल 510 करोड़ को पीछे छोड़ दिया। पहले हफ्ते में तेलुगु संस्करण ने 11 करोड़ कमाए
और दूसरे सप्ताहांत तक इसने 2.5 करोड़ कमाए। दूसरे सोमवार तक कुल संग्रह 14 करोड़ तक पहुंच गया। रिलीज के अपने 5वें सप्ताह में छावा ने 30 करोड़ की कमाई की, जिससे सप्ताह के अंत तक इसका कुल शुद्ध संग्रह 530 करोड़ हो गया। 36वें दिन फिल्म ने 535 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया और दुनिया भर में 773 करोड़ से अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अगले दिन यह 775 करोड़ से अधिक हो गई। बॉलीवुड हंगामा ने बताया कि फिल्म ने 38 दिनों में भारत में 583 करोड़ और दुनिया भर में 785 करोड़ से अधिक कमाई की। रिलीज के 40वें दिन फिल्म की कमाई 787 करोड़ तक पहुंच गई। 41वें दिन फिल्म ने भारत में 698 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 91 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसकी कुल संपत्ति 790 करोड़ हो गई। छठे सप्ताह में फिल्म ने 13 करोड़ और अब तक की दूसरी सबसे अधिक छठे सप्ताह की कमाई करने वाली फिल्म बन गई। छावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने पुष्पा 2 रूल को पीछे छोड़ दिया, जिसने 250 करोड़ कमाए। 18 मार्च 2025 तक फिल्म ने 2.75 करोड़ फुटफॉल हासिल किए। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 11 आलोचकों की 36% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिसकी औसत रेटिंग 6.3 में से है। दिनेश विजॉन को कथित तौर पर ऐतिहासिक अशुद्धि और गलत बयानी को दर्शाने के लिए 100 करोड़ के मुकदमे की धमकी दी गई थी। फिल्म में चित्रित ऐतिहासिक शक्तियों के वंशजों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले शिर्के परिवार ने आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उनके पूर्वजों को गलत तरीके से देशद्रोही के रूप में चित्रित किया गया है। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने अनजाने में हुई किसी भी परेशानी के लिए माफी मांगते हुए विवाद का जवाब दिया और स्पष्ट किया कि फिल्म में संबंधित ऐतिहासिक शक्तियों के परिवारों या गांवों का स्पष्ट रूप से नाम नहीं है। एक इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने दावा किया कि उन्हें फिल्म की ऐतिहासिक सटीकता को चुनौती देने के लिए धमकियों और जाति आधारित दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह शिवाजी महाराज के सचिव आनंदी दत्तो के बजाय सोयाबाई भोसले को
गलत तरीके से प्रतिपक्षी के रूप में चित्रित करके इतिहास को विकृत कर रहे हैं। धार्मिक शत्रुता। अपनी रिलीज के समय छावा ने पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और दुश्मनी की लहर को फिर से भड़का दिया है और द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी के बाद ऐसा करने वाली यह कुछ फिल्मों में से एक है। अबू आजमी और असरुद्दीन ओवैसी जैसे कई नेताओं ने फिल्म की आलोचनाएं की और औरंगजेब की प्रशंसा की, जिसके कारण दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में प्रतिक्रियाएं हुई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी समूहों ने महिमा मंडल की निंदा की और छत्रपति संभाजी नगर, जिन्हें पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, में स्थित औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की धमकी दी, क्योंकि उन्होंने इसे उनके शासन के दौरान हिंदुओं के सदियों के उत्पीड़न, अत्याचार और गुलामी की याद दिलाने के रूप में दावा किया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा के लिए फिल्म को जिम्मेदार ठहराया।